आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि आप लोग मेक श्योर करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको रिवीजन में लेके आए। घर खरीदा नहीं खरीदा, टाइटल किसका था, उससे खरीदा, किससे खरीदा, नहीं। तो क्या आप अपने लैंड को प्रॉपरली एंजॉय कर पा रहे हो? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन व्हेन वी आर कंसर्न विद न्यूसेंस। मान के चलिए ये गुप्ता जी हैं या ये शर्मा जी हैं या ये अंकल है XYZ, जो भी मिस्टर एक्स, he has purchased this beautiful flat 4 BHK. Hello everybody and welcome to this amazing platform of Clatwala. I am your law mentor Isra Khan and I heartily welcome all of you. आज के सेशन में हम अपने नेक्सस 2.0 बैच के अंदर लॉ ऑफ टॉर्ट्स के सब्जेक्ट के अंदर आगे प्रोसीड करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? लास्ट क्लास में हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा। किस चीज का? जनरल डिफेंसेस का। ये जनरल डिफेंसेस किसके पास अवेलेबल होते हैं और कितने टाइप्स ऑफ जनरल डिफेंसेस हमें दिए गए हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली हैं। और मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के जिन्होंने कमेंट सेक्शन में जाके जवाब दिया है क्वेश्चन का, वो भी मैंने देखा। तो ये एफर्ट और सारी चीजों के लिए आप सभी को वेरी वेरी गुड। आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि आप लोग मेक श्योर करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको रिवीजन में लेके आए। ज्यादा रिवीजन करेंगे तो वो आपके दिमाग में रिटेन रहेगा और यही चीज है जब आप एग्जाम में बैठेंगे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं डिटरमाइन करेगा। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द एग्जाम and all of that, but here we are going to focus on a very important topic and today's topic for discussion is nuisance. Law of tort के अंदर there is a concept of nuisance और nuisance को अगर मैं आपको explain करने से पहले अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं and I am very sure उस एग्जाम्पल से आपको एटलीस्ट एक ब्रीफ आउटलुक मिल जाएगा या एक ब्रीफ आउटले मिल जाएगा कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन होने वाला है। मान के चलिए आपने घर लिया, आप उस घर के मालिक हैं, यू हैव दी ओनरशिप, आपका उस घर पे मालिकाना हक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपका जो घर है ना वो एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है या फिर आपके जो पड़ोसी हैं वो अनहाइजीनिक है और आप अपने उस घर के ओनर होने के बाद भी यू आर द ओनर ऑफ द हाउस बट देन ऑल्सो यू आर अनएबल टू एंजॉय द हाउस। जब आप अपने घर को या अपनी ओनरशिप को, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ये हर जगह पे लागू होगा। यूजुअली व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज, व्हेन वी टॉक अबाउट लैंड, when we talk about any property like mobile phone, like land, like houses, like building, so what happens is you are the owner of the house but you are unable to enjoy the house, you are unable to enjoy the ownership, then it amounts to nuisance। ये जाता है न्यूसेंस की कैटेगरी में। मैं आपको बता दूं न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस भी होता है और प्राइवेट न्यूसेंस भी होता है और न्यूसेंस का कॉन्सेप्ट आप क्रिमिनल लॉ के अंदर भी पढ़ते हो, दैट इज द इंडियन पीनल कोड नाउ चेंज्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द एग्जाम्पल। वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट द ओनरशिप ऑफ द हाउस, घर खरीदा नहीं खरीदा, टाइटल किसका था, उससे खरीदा, किससे खरीदा, नहीं। हम इससे कंसर्न ही नहीं है कि घर किसका है, आप खरीदे हुए हो, आपकी ओनरशिप है, आप अपने घर को यूज ही नहीं कर पा रहे। फ्यू मोर एग्जांपल्स वील सी। आज के सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आइए एक बार देख लेते हैं। न्यूसेंस, इसको हम हर लेक्चर की तरह एग्जाम्पल्स के हेल्प से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया 2 टाइप्स ऑफ न्यूसेंस, प्राइवेट एंड पब्लिक न्यूसेंस, इनको भी समझेंगे और हम लोग कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी डील करेंगे और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी जिसको आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है जिसका। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट ऑफ। अब जैसे कि आपने एग्जाम्पल जो मैंने आपको घर का दिया, आपने घर खरीदा हुआ है, आपके चाचा जी का ये घर है, आपके मामा जी का ये घर है। अब आप जानते हो कि अगर कोई घर, जैसे मैं ही बताऊं,
मेरा जो ननिहाल है, जो मेरी नानी का घर है, वो एकदम हाईवे पे, एकदम हाईवे पे। आपने सुना होगा हरदोई के आगे एक जगह है शाहजहांपुर, एकदम हाईवे पे सिचुएटेड है। अब क्या है, उठते बैठते सोते जागते देयर इज कॉन्स्टेंट हूटिंग ऑफ व्हाट, ट्रक्स। हाईवे पे ट्रक्स चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, और कोई लिमिट नहीं है कि अरे रात में बंद हो जाते, नहीं, रात में तो चलना शुरू होते हैं। तो अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जो न्यूसेंस में अमाउंट करेगी, यानी कि दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, वी आर नॉट हियर टॉकिंग अबाउट कि हम केस कब फाइल करने जा रहे हैं, किसके अगेंस्ट, एक एक गाड़ी जो चला रहा है उसके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे, हमें इससे कंसर्न नहीं है। हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि न्यूसेंस होता कब है, कब वो सिचुएशन राइज होगी। भाई हम अपने घर को, अब आप ये बताओ, इसमें से अगर आपका एक घर है तो क्या आपने क्या सोचा था कि भाई मेरा घर होगा, हम इसको एंजॉय करेंगे, अपने दोस्तों को बुलाया करेंगे, पार्टी करेंगे। पता चला पार्टी कर रहे उधर ट्रक की आवाजें, ट्रक के हॉर्न आ रहे हैं, या वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्रक के हॉर्न की आवाजें आ रही हैं। तो क्या आप अपने लैंड को प्रॉपरली एंजॉय कर पा रहे हो? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन व्हेन वी आर कंसर्न्ड विद न्यूसेंस। एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, एंजॉयमेंट ऑफ द लैंड, इससे हम कंसर्न होते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मान के चलिए आपका ये घर है और यहां पे एक इंडस्ट्री है, या फिर आपके नेबर है, आपके नेबर है। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने एक नाला टाइप का बनाया हुआ है जिसमें वेस्ट डिस्पोजल होता है, वेस्ट डिस्पोजल होता है, गार्बेज, गार्बेज इकट्ठा करते हैं। अब भाई होता क्या है कि 70% पानी तो चला जाता है जहां जाना चाहिए स्ट्रीम उसकी, लेकिन 30% पानी जो है, 30% पानी आपके गार्डन एरिया में आ रहा है, आपकी फसल को, आपकी खाद को बर्बाद कर रहा है, आपके फूलों को बर्बाद कर रहा है। So the question here is whether you are able to enjoy the property which you are owning. क्या आप उसको enjoy कर पा रहे हो? एक और एग्जाम्पल देखिए, मान के चलिए ये गुप्ता जी हैं, या ये शर्मा जी हैं, या ये अंकल है XYZ, जो भी मिस्टर X, he has purchased this beautiful flat 4 BHK, thinking that he will be enjoying his upcoming life, his seniorhood, he getting aging. So अब उठते हैं तो नाश्ते के टाइम जब अखबार पढ़ रहे होते हैं तो भाई ऊपर वाले फ्लैट में एक सरफिरा आशिक, परेशान, मॉर्निंग, नाइट, दिन, रात, दोपहर, शाम, उसको कुछ नहीं पता, उसको बस कॉल पे बात करनी है। और कॉल पे क्या लड़ाई होती है, खिड़की पे ये भी बैठे हैं, खिड़की पे ये भी बैठे हैं, और वो स्मोक कर रहे हैं। अब ये एजेड है, ये सीनियर सिटीजन है। अब आप मान के चलो इनको कांस्टेंट बदबू आ रही है स्मोक की, इनको प्रॉब्लम है, नई भी प्रॉब्लम है अस्थमा की, तब भी ये सब क्या है, ये सब न्यूसेंस में काउंट किया जाएगा। अब इसको हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से और डिटेल में समझेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूसेंस। वी आर नॉट कंसर्न कि ये जमीन उन्होंने कब खरीदी, किससे खरीदी, नहीं, हम इसको एंजॉय नहीं कर पा रहे माय लॉर्ड। कोर्ट में ऐसे जाएगा वो आदमी, माय लॉर्ड हम इसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ये मेरा घर हमने खरीदा था 30 लाख का। यू अंडरस्टैंड? चलिए आगे आ जाइए। सो व्हाट इज न्यूसेंस? व्हाट इज न्यूसेंस? बच्चों, न्यूसेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड न्यूरे। फ्रेंच वर्ड न्यूरे से न्यूसेंस शब्द को डिराइव किया गया, यानी कि उसको निकाला गया या इसको बनाया गया। लिटरल मीनिंग क्या है? अगर आप किसी पर्सन को हर्ट कर रहे हो या उसको इरिटेट कर रहे हो, उसको अनॉय कर रहे हो अपनी किसी एक्टिविटी से, अपने किसी एक्ट से, अगर आप किसी पर्सन को परेशान कर रहे हो, उसको कोई परेशानी हो रही है, जनरली अगर आप किसी भी पर्सन की ओनरशिप पे, किसी भी पर्सन की ओनरशिप पे अनलॉफुली इंटरफियर कर रहे हो, ये आप अनलॉफुली इंटरफेरेंस कर रहे हो। अब यहीं पे मान के चलिए, यहीं पे ये जो अंकल जी हैं, ये अंकल जी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं।
अब यही पे मान के चलिए हूटिंग हो रही है, ये लड़के इकट्ठा होके हूटिंग करें, अगेन न्यूसेंस में काउंट होगा। लेकिन जो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया था हाईवे का, आप जानते हो हाईवे रिकॉग्नाइज्ड है पूरे ही भारत में, बहुत सारे हाईवेज है, देयर आर मेनी एनएच। तो कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो कोर्ट कहेगा क्या इन गाड़ियों को इनके घर के सामने सड़क से जाने की अथॉरिटी है या नहीं। कोर्ट में ये प्रूव होगा, बट ऑब्वियसली प्रूव हो जाएगा कि यस दे आर अंडर द अथॉरिटी, दे हैव अ लीगल सैंक्शन, हेंस यहां पे आपका न्यूसेंस का जो क्लेम है ना वो बैठ जाएगा। आई मीन वो सबसिस्ट नहीं करेगा, इट विल बी रिजेक्टेड एंड डिनाइड। क्यों? क्योंकि एक सैंक्शन है सरकार का। बनाया किस लिए गया था ये नेशनल हाईवे? इसीलिए ना कि गाड़ियां और ट्रक निकले। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी। वी आर टॉकिंग अबाउट अनलॉफुल interference. My question to you guys is, what do you think? If the cars are going from this highway, is this a unlawful interference or is this a lawful interference? Just that. So, हम जानते हैं कि न्यूसेंस क्या है, एक अनलॉफुल इंटरफेरेंस है। किस लिए? आप किसी भी पर्सन को यूज नहीं करने दे रहे हो या एंजॉय नहीं करने दे रहे हो लैंड को, या फिर सिर्फ लैंड नहीं, या फिर उस लैंड को इंजॉय करने के लिए आपके पास कोई राइट है। जैसे कि आपका घर है, उसमें गार्डन है, उस गार्डन में पाइप लगाएं, आप उसमें एक टैप लगाएं, गार्डनिंग करें, पानी दिया करें। ये क्या है? ये आपके लैंड के साथ कनेक्टेड राइट है। आपने तो खाली एक बंजर जमीन खरीदी थी, आपने उसमें घर बनाया, चलिए ठीक है। अब इन कनेक्शन विथ दैट यू हैव अ गार्डन and you are doing gardening. This is a right which is connected with the land. Along with the land it is connected. You can create a right of way. आप एक दूसरा रास्ता बना रहे हैं, ये क्या है? ये वो राइट है जो आपके लैंड के साथ कनेक्टेड राइट है। कुछ ईजमेंट्री राइट्स होती हैं जो लैंड के साथ कनेक्टेड राइट्स होती हैं। सो ये अनलॉफुल इंटरफेरेंस हो रहा है। किसी भी पर्सन को आप यूज नहीं करने दे रहे, एंजॉय नहीं करने दे रहे उसकी जमीन को, या फिर कोई भी ऐसी अधिकार, कोई भी ऐसा राइट जो उस जमीन के कनेक्शन में है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ लिंक्ड है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। सो दिस इज द लिटरल एंड द बेसिक मीनिंग ऑफ द वर्ड न्यूसेंस। ओके, चलिए अब आगे आइए। अब हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में तो हमें इससे लेना देना नहीं है, बट यस हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन। जो बड़े बड़े जूरिस्ट हैं, जूरिस्ट जानते हो कौन होते हैं? जूरिस्ट वो होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिया हो, या फिर वो पर्सन जिन्होंने किसी लॉ पे उसको डिफाइन करने की कोशिश करी। ये जो नाम आप देख रहे हो, आप जब एनएलयूज में जाओगे तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे जूरिस्प्रूडेंस, उनमें आप देखोगे इन जूरिस्ट की कितनी वेटेज है। ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, और अगर ये अपने एक्सपर्टाइज के साथ किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं, ये अपने में एक बड़ी बात होती है और अपने में एक अथॉरिटी होती है। सो आई होप यू गेट माय पॉइंट। यहाँ पे हम विनफील्ड और सामंड के बारे में बात कर रहे हैं। विनफील्ड ने न्यूसेंस को कैसे डिफाइन किया, देखो बेटा, इन्होंने कहा न्यूसेंस इज इनकेपेबल ऑफ एग्जैक्ट डेफिनेशन। कहा हम न्यूसेंस को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन लॉ के पर्पस के लिए या टॉट के पर्पस के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी पर्सन के लैंड के या उसके यूज से उस पे इंटरफेरेंस कर रहे हो अनलॉफुली, या कोई राइट अगर कनेक्टेड है, जो हमने अभी पिछले साइड में पढ़ा था, वही चीज विनफील्ड ने डिफाइन करी। सामंड ने क्या कहा? सामंड ने कहा द रॉन्ग, टॉट और रॉन्ग, टॉट हम पढ़ते हैं और रॉन्ग इंग्लिश में पढ़ते हैं, वो एक ही चीज है। द रॉन्ग ऑफ न्यूसेंस कंसिस्ट इन कॉजिंग और अलाउइंग विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। आपका कोई ऐसा एक्ट है जो लॉफुली जस्टिफाइड नहीं है और आप किसी पर्सन को हर्ट कर रहे हो, उसको इरिटेट कर रहे हो, अनॉय कर रहे हो, वो अपनी जमीन को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहा है, न्यूसेंस की कैटेगरी में चला जाएगा विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। बट so as to common to trespass, अगर हम इसको trespass से कॉमन करें,
द एस्केप ऑफ एनी डेक्सटीरियस थिंग फ्रॉम हिज लैंड और फ्रॉम एल्सवेयर इनटू द लैंड इन पोजेशन ऑफ द प्लेंटिफ, जैसे कि वाटर, स्मोक, स्मेल, फ्यूम्स, गैस, नॉइज, हीट, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी, डिजीज, जर्म्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। जो सामंत ने कहा, उन्होंने कहा कि विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन आप यहां पे अगर हम ट्रेसपास से इसको कंपेयर करें, बट सो एज टू कॉमन टू ट्रेसपास द एस्केप ऑफ एनी डेक्सटीरियस थिंग फ्रॉम हिज लैंड, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा, ये गार्बेज एस्केप हो रहा है, 70% तो जा रहा है लेकिन 30% इनके पास जा रहा है। जैसे कि आप अपने घर में हो, ये अपने घर में, लेकिन एस्केप हो रहा है किसका? स्मोक का। किसका? स्मोक का। यू अंडरस्टैंडिंग? तो एस्केप मतलब ये नहीं कि भाग जा रहे हो, एस्केप मतलब कोई चीज छूट के जा रही किसी और पर्सन के एरिया में। आप जानते हो, अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हो बच्चों, तो आप जानते हो कि आपके ऊपर वाले फ्लैट में जो कोई भी होगा, जो कुछ भी चल रहा होगा, आपको नीचे पता होगा। कुर्सी खींची जा रही है, स्पेशली 3 बजे रात में, तो जानते हो तो होना ही होना है। कुर्सी खींची जा रही है या छम 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 पायल की आवाजें आ रही हो, वो तो चलो थोड़ा हॉरिफिक हो जाता है, थोड़ा हॉरर में चला जाता है, बट यू नो पीपल आर टॉकिंग, यू नो पीपल आर शाउटिंग, यू नो देयर इज समथिंग, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, यू गेट टू नो व्हाट इज दिस। अब आप मान के चलो आपके ऊपर कोई रहते हैं, आपके ऊपर कोई लोग रहते हैं, उनके यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है। एक बार आपने देख लिया, आपसे पूछे, पूछने भी नहीं आए, दे हैव द राइट, दे आर आल्सो द ओनर ऑफ देयर हाउस, दे कैन मेक कंस्ट्रक्शन, हो सकता है आपको भी जरूरत पड़ जाए, तो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन, 1 हफ्ता हो गया, सेकेंड वीक भी निकल गया, कंस्ट्रक्शन रोज आना, 3-4 बजे के टाइम पे जब आप सोने जा रहे होते हो तब उनका काम चल रहा होता है। तीसरा हफ्ता निकल गया, चौथा, 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, मतलब इतना ज्यादा हद हो गई, तो आप तो जाओगे ही ना कोर्ट। जाओगे नहीं जाओगे आप कोर्ट? आप खुद बताओ कि भाई मैं भी तो यहाँ का मालिक हूं, आपने तो मुझे बर्बाद कर दिया, 3 महीने आपने मुझे बीमार डाल दिया, आपका काम ही नहीं बंद हो रहा है। या फिर आप इस तरीके से काम कराइए कि भाई हाफ कंस्ट्रक्शन आपका बाहर से ही होके आ जाए, आप यहां ठोका पीटी क्यों कर रहे हैं? सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। यहां पे सामंत ने जो न्यूसेंस को डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि भाई एस्केप होता है, एस्केप होता है। उन्होंने ट्रेसपास से भी थोड़ा सा कंपेयर किया। तो द रॉन्ग ऑफ न्यूसेंस कंसिस्ट इन कॉजिंग और अलाउइंग विदाउट जस्टिफिकेशन बट सो एज टू कॉमन टू ट्रेसपास। अगर हम ट्रेसपास से इसको कंपेयर करें तो यहां पे न्यूसेंस में एस्केप होता है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। चलिए अब जैसे कि हम लोग ट्रेसपास की बात कर ही चुके हैं, तो ट्रेसपास में और न्यूसेंस में क्या डिफरेंस? जैसे कि मान के चलिए आपका ये घर है, दिस इज योर हाउस, दिस इज A's house, you are B, and this C's house. So this is your house. What happens here is that some person enters. ये आपने यहाँ पे बाउंड्री खींची हुई है, nobody can come beyond this point because this is a private property. Everybody should know that. लेकिन ट्रेसपासर आता है, यहाँ पे टहलता है, वॉक करता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, पीछे तक होके आता है, फिर पीछे जाता है, फिर घूम के आता है, फिर यहाँ पे बैठ जाता है, थोड़ी देर फोन चलाता है पेड़ के नीचे, कुछ अपना लंच वंच करता है, फिर यहाँ पे आके टेक लगा के फोन पे बात कर रहा होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने उससे बातचीत करी, फिर दूसरे दिन आ गया, तीसरे दिन आ गया, तो ये क्या है? या एक बार भी आ गया तो ये क्या होगा मुझे बताइएगा? ए, क्या ये ट्रेसपास होगा? बी, क्या ये न्यूसेंस होगा? ट्रेसपास होगा क्या ये न्यूसेंस होगा? अब देखिए, मान के चलिए ये आपका घर है, आपका ये घर है, ये आपके घर का पेड़ है। अब मान के चलिए यहां तक की सिचुएशन है, ये आपकी सीमा है, यहां तक कि जितने घर बनाना है आप बना सकते हैं, जितने पेड़ आपको पौधे लगाने लगा सकते हैं, ये इनका है। अब मान के चलिए इन्होंने ऐसे गार्डनिंग करी हुई है कि इनके पेड़ों का जो ये ब्रांचेस है ना, ये आपके घर के ऊपर इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से आपके घर के एरिया को कवर कर रहे हैं।
आपके बिल्कुल खिड़की तक के आए जाते हैं इनके जो ब्रांचेस हैं, उसी प्रकार से आपका भी पेड़ जो है इस तरीके से सी के घर को कवर कर रहा है आधा। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ये न्यूसेंस में काउंट किया जा सकता है कि भाई हम अगर अपने इस पोर्शन का, इस पोर्च का अगर हमें यूज करना है तो हम कर ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि इनका पेड़ ही घेरा हुआ है। ये सब सिचुएशंस जो घर होते हैं ना, जो जमीनी घर होते हैं, अपार्टमेंट्स तुम छोड़ दो, द हाउसेज यूजुअली हैव द प्रॉब्लम कि भाई पड़ोसी उनकी इज्जत भी रखनी है, उनसे अच्छा व्यवहार भी रखना है, कि पड़ोसियों को तो बड़ा दर्जा होता है। They have a very you should have a very good relationship with your neighbors. But these situations arise, these problems arise, and these amount to nuisance. And when there is a entering by any person into your land, it amounts to trespass. We will come on trespass also, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो trespass और nuisance में आपको क्या बेसिक डिफरेंस समझ में आया? देखिए, इंटरफेरेंस दोनों में होता है, इंटरफेरेंस दोनों में होता है। जब इंटरफेरेंस डायरेक्ट होता है, वो बंदा डायरेक्टली घुस गया, तो वो किस में काउंट करेंगे? आप उसको ट्रेसपास में काउंट करेंगे। जब इंटरफेरेंस इनडायरेक्ट होता है तो वो न्यूसेंस की कैटेगरी में जाता है, जैसे कि कोई भी बदबू, कोई भी फ्यूम्स, कोई भी इंडस्ट्रियल गैसेस, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस, उसका एस्केप हो रहा है आपकी लैंड में। पेड़ पौधे, ब्रांचेस, कोई भी सब्सटेंस, इट अमाउंट्स टू न्यूसेंस। आई होप यू गेट माई पॉइंट। चलिए आगे आ जाइए। अब न्यूसेंस में कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले राइट की हम बात करेंगे। प्लेंटिफ को यहाँ पे प्रूव करना पड़ता है कि उसके पास अधिकार है, कि उसके पास जिस जमीन की बात वो कर रहा है कि हम न्यूसेंस के लिए केस फाइल कर रहे हैं, हम कोर्ट जा रहे हैं, क्या तुम्हारे पास राइट है उसको यूज करने की? क्या वो तुम्हारा घर है? कोर्ट पूछेगा, आर यू हैविंग द राइट टू यूज एंड एंजॉय द लैंड? अच्छा, सवाल ये उठेगा आपके दिमाग में, मैम क्या जरूरी है कि वो ओनर होना चाहिए उस लैंड का? सो इट इज नॉट मैंडेटरी दैट ही इज द ओनर, नीड नॉट बी ओनर, बट मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द लैंड। ये जरूरी है कि वो पोजेशन में हो, चाहे वो टेनेंट हो, चाहे वो उसके फ्रेंड का घर हो, चाहे वो उसके चाचा जी का घर हो। He must be in possession, that is a mandatory condition, but ownership is not mandatory. I've given you examples, but it is not mandatory. ठीक, चलिए नेक्स्ट एसेंशियल है इंटरफेरेंस। अनलॉफुल इंटरफेरेंस विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, बताया मैंने। तो इंटरफेरेंस जो राइट है ना ऑफ अ पर्सन टू यूज एंड एंजॉय, इसके साथ इंटरफेरेंस हो रहा है, इस राइट के साथ इंटरफेरेंस हो रहा है। इट मे बी सिंपल, इंटरफेरेंस सिंपल हो सकता है, जैसे कि डिस्कम्फर्ट, आप सो नहीं पा रहे हो, कांस्टेंट हैमरिंग हो रही है, कील ठोकी जा रही है। इनकन्वीनियंस, या आपको अनॉय किया जा रहा है, कॉन्स्टेंटली गाने गा रहे हो आप, वो आदमी पढ़ रहा है, आप गाने गा रहे हो। इनकन्वीनियंस किसी भी फॉर्म का हो सकता है, फिजिकल डैमेज भी हो सकता है, या आप इंक्रोच कर रहे हो, मान के चलो जैसे मैंने आपको पेड़ वाला एग्जाम्पल दिया, वो इंक्रोचमेंट में आ गया, आपका मतलब इतना पोर्शन ऑफ लैंड तो कवर ही हो गया, जहां पे भी पेड़ की शाखा आ रही है, अब ये इनका एरिया कवर ही हो गया, इनको मान के चलो कुछ भी चेंज कराना है तो आपका यहाँ पे पेड़ के लिए उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपसे बात करनी पड़ेगी। दैट मीन्स ही इज अनेबल टू यूज हिज लैंड प्रॉपर्ली। तो इंटरफेरेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट एसेंशियल है, ये जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस विद द राइट टू यूज एंड एंजॉय द प्रॉपर्टी, ये इंटरफेरेंस कंसिडरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे छोटी सी ट्रिवियल मैटर्स, आप जानते हो लॉज को बिल्कुल भी मद्देनजर नहीं रखता है। यूजुअली लॉ ऐसे मैटर्स को देखता ही नहीं है जो इतने पेटी होते हैं, बट न्यूसेंस के मैटर में टॉट के अंदर एक्चुअली होता ही है, केले का छिलका पड़ा है फिसल गए, कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये पुराने केस लॉज हैं, ये ब्रिटिश के जमाने के, ब्रिटिशर्स के जमाने के केस लॉज हैं जो हम आज को पढ़ रहे हैं, जो हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कंसिडर करते हैं, जो एक सिविल रॉन्ग की कैटेगरी में आता है। अंडरस्टैंडिंग वेयर आई एम गेटिंग टू। सो इंटरफेरेंस जो है वो कंसिडरेबल होना चाहिए, कम से कम कोई दिक्कत तो हो, आप पता चला जरा सी बात हुई, आप कोर्ट पहुंचे जा रहे हो, नहीं मानेगा कोर्ट। भी मैंने आपको क्या बताया कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, 1 दिन गुजरेगा, 2 दिन गुजरेगा, 3 दिन गुजरेगा, हो सकता है आप तीसरे दिन ही चले जाओ कोर्ट, तो भी कोर्ट आपको मना कर दे कि आप क्यों आए हो भाई, वो भी मालिक है, वो अपने घर में कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा। बट हाँ, 3 दिन और 3 महीने में फर्क है।
3 दिन और 3 महीने में बिल्कुल फर्क है। 3 महीने में जब आप जाओगे या 3 हफ्ते में आप जाओगे या 2 महीने में आप जब जाओगे, तब यहाँ पे जरूर कंसिडर किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। ठीक, ये जो दैट इज व्हाई द इंटरफेरेंस शुड बी कंसिडरेबल। कम से कम कुछ तो कोर्ट को आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ये दिक्कत हो रही है। चौथी चीज, ये जो इंटरफेरेंस है इसने आपको कुछ डैमेज कॉज किया हो, जैसे कि आपको डिस्कम्फर्ट हुआ हो, आपको डिप्रेशन हो गया हो, आपको हार्ट रेट में प्रॉब्लम हो गई हो, मतलब इतना ज्यादा ग्रेव भी नहीं हो, या आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो किसी भी सिचुएशन में, तो कुछ ना कुछ डैमेज आपको हुआ हो। और लास्ट जो एसेंशियल ये है कि न्यूसेंस जो है ये कंटिन्यूइंग रॉन्ग है। सिंगल एक्ट ऑफ इंटरफेरेंस कैन नॉट बी न्यूसेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार कंस्ट्रक्शन कराया तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, कंटिन्यू होना चाहिए। माय लॉर्ड 3 महीने तक की कंस्ट्रक्शन चला, कोर्ट थोड़ा कंसिडर करेगा। आप जज हो, अगर आपके सामने कोई एक ही दिन में आ जा रहा है, कोर्ट कहेगा भाई जाओ कुछ और काम करो, तुम्ही को देखने के लिए हम बैठे हैं, तुम्ही को सुनने के लिए हम बैठे हैं। बिकॉज इतना सब्र आप में होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे सिंगल एक्ट नहीं, एक कंटिन्यूइंग मतलब मामला होता है न्यूसेंस का। अब हम लोग आएंगे काइंड्स ऑफ न्यूसेंस पे। मैं आपको बता चुकी थी पहले ही, पब्लिक न्यूसेंस हम आईपीसी के अंदर डील करते थे, अब नाउ इट इज बीन चेंज्ड। तो आपको ये चेक करना है कि हालांकि आपके लिए सेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आईपीसी सेक्शन 268 के अंदर हम पब्लिक न्यूसेंस को पढ़ते थे, और प्राइवेट न्यूसेंस भी होता है टॉर्ट या सिविल रॉन्ग के अंदर जो हम डील करते हैं। ये आपका पब्लिक न्यूसेंस है, ये आपका प्राइवेट न्यूसेंस है, यानी कि वन इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल इज अफेक्टेड, बट इन पब्लिक न्यूसेंस अ होल लॉट ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल आर अफेक्टेड। चलिए, अब पब्लिक न्यूसेंस सेक्शन 268 आईपीसी के अंदर है, डिफाइंस एन एक्ट और इलीगल ओमिशन विच कॉजेज एनी कॉमन इंजरी, डेंजर कॉज करता है या अनॉय करता है टू पीपल इन जनरली जो रह रहे हैं किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में, रह रहे हैं सोसाइटी में, रह रहे हैं इन द विसिनिटी, और विच मस्ट नेसेसरली कॉज इंजरी, ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर, अनॉयंस टू पर्सन्स जो पब्लिक राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं। Thus, acts which seriously interfere with health, safety, comfort, convenience of the public generally, or which tends to degrade public morals, have been considered public nuisance. ठीक है? अब एग्जाम्पल्स देख लीजिए। मान के चलिए आप कोई ऐसा ट्रेड कर रहे हो जिसमें ऑफेंसिव स्मेल्स होती हैं, या आप ऐसा ट्रेड कर रहे हो जिसमें इनटॉलरेबल नॉइजेज होती हैं, कीपिंग एन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस लाइक गन पाउडर, लार्ज क्वांटिटी में गन पाउडर आप रख रहे हो, ड्रॉइंग वाटर इन अ कैन फ्रॉम फिल्दी सोर्स। अब आप किसी कैन में, किसी कंटेनर में फिल्दी सोर्स से, किसी डक से पानी भर के रखे हुए हो, क्या आएगा वहां? मच्छर मक्खियां आएंगे, और क्या होगा? अब जैसे मान के चलिए आप अपना घर बना रहे हो, आपने एक हाईवे जो है उसको खोद दिया, खोद के आपने मान के चलिए उसकी मिट्टी विट्टी किनारे लगा दी, गाड़ियां ही नहीं निकल पा रही हैं, जनरल पब्लिक को आपने नुकसान पहुंचाया। जैसे कि आपने मान के चलिए लेदर का कोई बिजनेस किया, अब लेदर इंडस्ट्री से आप जानते हो बहुत फाउल स्मेल निकलती है, और वो आपने ऐसे एरिया में खोल दिया जहाँ पे एक कॉलोनी बसी हुई है, मतलब वो लोग तो परेशान हो जाएंगे। ये सब पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, चलिए प्राइवेट न्यूसेंस जो हम लोग टॉर्ट के अंदर पढ़ते हैं, प्राइवेट न्यूसेंस इज द यूजिंग और ऑथराइजिंग द यूज ऑफ वंस प्रॉपर्टी or anything under one's control so as to injuriously affect an owner or occupier of the property by physically injuring his property or affecting its enjoyment by interfering materially with his health, comfort or convenience। तो या तो फिर आप उस ओनर के या ऑक्यूपायर की प्रॉपर्टी पे फिजिकली कुछ ना कुछ डैमेज कॉज कर रहे हो। पता चला आपने अपने घर की पुताई करी और आपका पेंट पीच कलर का है, उनका पेंट मरून कलर का है, 2-3 बार आप कर चुके हो ये, और आपने आधा आधा कर दिया, मान के चलिए आपने अपना पेंट उनके ऊपर कर दिया, उनका पेंट पूरा बर्बाद हो गया, तो ये फिजिकली इंजर कर रहे हो आप। या फिर जो मैंने आपको स्मोकिंग वाला बताया, अंकल को प्रॉब्लम कॉज करी आपने, तो ये क्या है? आप एंजॉयमेंट इंटरफेयर कर रहे हो उनके हेल्थ के साथ, उनके कंफर्ट के साथ, कन्वीनियंटली वो एंजॉय नहीं कर पा रहे अपनी प्रॉपर्टी। ये प्राइवेट न्यूसेंस हो गया। अब प्राइवेट न्यूसेंस के अंदर कुछ एसेंशियल्स इसमें भी हैं। अ पर्सन विल बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइवेट न्यूसेंस, यानी कि कोर्ट के अंदर किसी भी आदमी को आप कब जिम्मेदार ठहराओगे कि भाई तुमने प्राइवेट न्यूसेंस कॉज किया है? सबसे पहले जब उसने खुद ये एक्ट कमिट किया हो, दूसरी बात तब जब नेग्लिजेंटली परफॉर्म कर रहा है वो ड्यूटी, उसने अपनी ड्यूटी को, यानी कि भाई एज ए नेबर तुम्हारी भी कोई ड्यूटी है कि नहीं है?
तुम भी थोड़ा सभ्य तरीके से रहोगे कि नहीं रहोगे? और अगर तुमने नेग्लिजेंटली एक्ट किया तो कोर्ट इसको कंसिडर कर लेगा। और दूसरी चीज, अगर वो अंकल तुम्हारे पास आए कि भाई तुम स्मोक करना छोड़ दो, तुम माने ही नहीं, फिर तुमने नेक्स्ट डे वही एक्ट किया, तो ही कॉज्ड इट, negligently performed his duty, he failed to provide any remedy, then court will provide the remedy। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे आ जाइए। अब प्राइवेट न्यूसेंस के भी कुछ काइंड्स हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, बट आप देख लीजिए। काइंड्स ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस, दोज विच कॉज डैमेज टू द प्रॉपर्टी, दोज कॉजिंग फिजिकल डिस्कम्फर्ट ओनली, यानी कि कुछ ऐसे प्राइवेट न्यूसेंस है जिसमें आपकी प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान हो रहा है, और कुछ ऐसे प्राइवेट न्यूसेंस होते हैं जिससे आपकी प्रॉपर्टी को एज सच नुकसान नहीं हो रहा है, बट आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको कुछ डैमेज कॉज हो रहा है, तो ये प्राइवेट न्यूसेंस की कैटेगरी में चले जाएंगे। अच्छा, डिफेंसेस देख लीजिए। मैंने आपको बताया था जनरल डिफेंसेस एक ब्रॉडर आउटलुक है, और हर एक टॉपिक के अंदर उसके अपने सेपरेट डिफेंसेस भी हो सकते हैं। जैसे कि न्यूसेंस के अंदर जो डिफेंस है वो है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या प्रिस्क्रिप्शन का, इसको आप स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी मान सकते हो, जो हम लोग ने पढ़ा था, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या कहता है यहाँ पे? राइट टू डू एन एक्ट विच नॉर्मली वुड बी अ न्यूसेंस। अगर मान के चलिए यू हैव द राइट टू डू एन एक्ट जो नॉर्मली न्यूसेंस होगा, तो ये डिफेंस आप ले सकते हो कि भाई माय लॉर्ड, मैंने एक ऐसा एक्ट किया है जो नॉर्मली न्यूसेंस कंसिडर किया जाता है, बट मेरे पास ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये काम मुझे दिया गया है, मुझे सौंपा गया है। और दूसरी चीज, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हम यहाँ पे कंसिडर कर ही रहे हैं। तो एक तो प्रिस्क्रिप्शन हो गया, और दूसरा एक्ट विच इज डन अंडर लॉफुल अथॉरिटी, एक्ट और स्टैट्यूट, जैसे मैंने आपको नेशनल हाईवेज वाला एग्जांपल दिया था। तो ये दो डिफेंसेस हैं, ये आपको देख लेना है। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैंने एक रखा हुआ है, इसको आप रीड करिए और इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। ढोलपुर is a noisy locality if there is a substantial addition to the noise by introduction of some machine etc. at Laddu's premises, which materially affects the physical discomfort of the occupants of the plaintiff's house, which materially affects the physical comfort actually of the occupants of the plaintiff's house, कैन लड्डू, यहाँ पे लड्डू जो मशीन लेके आया जिससे आवाजें निकल रही हैं, क्या लड्डू ये डिफेंस ले सकता है कोर्ट के अंदर कि लोकेलिटी पहले से ही बहुत ज्यादा नॉइजी थी, मेरी क्या गलती? क्या लड्डू यहाँ पे कह सकता है कि माय लॉर्ड, वो लोकेलिटी तो खुद से ही इतनी शोरगुल होता था उसमें, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं अगर मैं छोटी सी मशीन ले आया और उससे इतनी आवाज हो रही है? A, yes, because he was allowed to do so at his home. B, no, as the duty to take care was not present. C, yes, Laddu can take the defense because it was not with bad intention. D, no, Laddu will not be allowed to take the defense as the noise by his machine will amount to actionable nuisance. बताइएगा, ठीक है? और लास्टली, आई होप कि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया हो, और अगर आप कहीं पे भी फंसे तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक। तो यहाँ पे हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? न्यूसेंस के बारे में। किसके बारे में? न्यूसेंस के बारे में। इस तरह से अपने नोट्स में फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। न्यूसेंस के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा इट इज derived from French word nuire, जिसका मतलब होता है एनी अनोयंस, कोई अनोयंस आपने कॉज करी किसी पर्सन को। ये जो है इट इज लिंक्ड टू द ओनरशिप, पोजेशन और एनी राइट कनेक्टेड विद इट, ठीक है? इसके टाइप्स ए, पब्लिक न्यूसेंस, बी, प्राइवेट न्यूसेंस, और लास्टली इसके डिफेंसेस एक तो प्रिस्क्रिप्शन और दूसरा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी।
So I hope you understood the concept of nuisance. See you in the next one. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, and keep revising, keep studying and practicing more and more questions every day so that एकदम एग्जाम फोड़ फाड़ दो. ठीक है? See you on the other side. तब तक के लिए पढ़ाई करिए. Take care and goodbye.